अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथी अजीम अहमद ख़ान और आज हम उर्दू का सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर काफ़ी तवील था जो मुसलसल 3 पीरियड पर मुश्तमिल है, जिसकी हमने रिकॉर्डिंग बनाए हैं। इंशाल्लाह पार्ट 1 आपको सेंड किए हैं यूट्यूब के ज़रिए और इंशाल्लाह उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने होंगे। अब ये सेकेंड चैप्टर हम कोशिश कर रहे हैं आपको आसानी से समझाने की। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीक़े। इस मज़मून पर, इस चैप्टर पर काफ़ी सवालात पेडागोगी के पूछे जाते हैं और काफ़ी चीज़ें ज़बान के ताल्लुक़ से इस सबक के अंदर मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप नोटबुक और पेन या आपके पास जो कोई भी बुक है, अगर वो बुक के नुकात भी इस नोट्स के नुकात से मुश्तमिल हैं, एक जैसे हैं, तो आप उससे टैली कर सकते हैं। साथ में आप पढ़ाई में आसानी आपके लिए हो सकती है। चलिए, तो सबक का नाम है तदरीस ज़ुबान के उसूल और तरीक़े। अगर आप उर्दू ज़ुबान के या फिर ज़ुबान के सर स्क्रीन नहीं दिख रही है जी, बाकी लोग को नज़र आ रही है? नहीं सर, नहीं। ओके, रुकिए ज़रा। तुम कह रहे थे अगर आप टीचर बन रहे हैं, उस्ताद बन रहे हैं, मौलिम बन रहे हैं और आप ज़बान के उस्ताद बनने वाले हैं सीटेट कामयाब होकर, तो आपको तदरीस ज़बान के उसूल और तरीक़े आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तदरीस के हमने उसूल और ज़वाबित और उसके तरीक़े जानने से पहले हमने बच्चों की नफ्सियात को जाना, उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस को जाना और ज़बान के आमोज़िश और इक्तिसाब के मरहले को हमने जाना। उसके बाद ये मरहला आगे बढ़ता है। एज़ ए मौलिम, एज़ ए टीचर आपको उसूल और तरीक़े मालूम होने चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि तदरीस ज़बान के मक़ासिद क्या है। किसी भी ज़ुबान को जब हम तदरीस करते हैं तो उसके मक़ासिद क्या हैं, ये सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो उर्दू हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, किसी भी ज़ुबान की जब आप तदरीस कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसके मक़ासिद क्या है। तो सबसे पहला मकसद है, हम इसे फ़ास्ट रैपिड स्पीड में लेंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं। तलबा में सोचने समझने की सलाहियत। ठीक है, जितना कसीर इस्तेमाल मौलिम ज़ुबान का करेगा उतना मौक़े बच्चों को सोचने और समझने के मिलेंगे। ठीक है, अगर मौलिम ये समझता है कि कमरे जमात में ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी हो और मेरी वो क्लास सबसे बेहतर है जिसमें क्योंकि मेरे पास पूरे बच्चे खामोश होते हैं, तो वो मौलिम की बेवकूफ़ी है, वो बच्चों का नुकसान कर रहा है। अगर आपके स्कूल में भी ऐसी कोई क्लास के बारे में गलतफ़हमी पाई जाती है कि फ़लाँ टीचर की बहुत अच्छी क्लास है जहाँ पर बच्चे बहुत डिसिप्लिन के साथ खामोशी इख्तियार करते हैं, मौलिम कमरे में जाते ही बच्चे खामोश हो जाते हैं, मौलिम के पूरे पढ़ाने तक बच्चे खामोश रहते हैं, मौलिम के क्लासरूम से बाहर जाने तक बच्चे खामोश रहते हैं, तो इस तरह की क्लासरूम में बच्चों का सरासर नुकसान है। ये क्लास आइडियल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इस बात को ज़हन नशीन करें। अगर ये गलतफ़हमी है तो आप इस चीज़ को दुरुस्त कीजिए कि जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने, समझने और बोलने के मौक़े जिस क्लास में दिए जाते हैं वो क्लास सबसे बेहतरीन है। वहाँ पर बच्चों की आमोज़िश ज़्यादा से ज़्यादा होने के इम्कानात पाए जाते हैं। दूसरा नुकात उसी से रिलेटेड है, तफ़हीम इज़हार की राय। आम तौर पर यह गलतफ़हमी होती है कि बहुत अच्छा समझदार बच्चा है, देखो कैसा खामोश बैठा है, तो वहाँ पर ये तदरीसी मक़ासिद के शामिल में नहीं है कि बच्चे आपकी मौजूदगी में खामोशी इख्तियार करें, बल्कि तदरीस ज़ुबान के मक़ासिद में ये चीज़ शामिल है कि बच्चे अपने खुद ही का इज़हार करें, अपने ख्वाहिशों का, अपनी ज़रूरतों का, अपने एहसास का और अपनी राय का इज़हार करें। ठीक है, तीसरी चीज़ है तख्लीक़ी सलाहियत। बच्चों के अंदर जो भी नए नए ख़यालात आते हैं उन ख़यालात का भी इज़हार, बच्चे तख्लीक़ियत का अपने इज़हार तदरीस के मक़ासिद में शामिल है। चौथा है ज़बान के इस्तेमाल। ज़बान के इस्तेमाल में ये चीज़ मक़ासिद में शामिल है कि जो कुछ भी आप ज़बान तदरीस कर रहे हैं तो ये ज़बान के मक़ासिद में शामिल हैं कि जो कुछ आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतर से बेहतर तरीक़े से बच्चा भी उस ज़ुबान को इस्तेमाल कर पाए। ऐसा ना हो कि मौलिम बहुत बेहतरीन ज़ुबान का इस्तेमाल करता है लेकिन बच्चों में वो ज़ुबान की फ़रोग़ नहीं हो पा रही। बच्चा वही अपनी गाँव की ज़ुबान कहता है, बच्चा वही अपनी जो है
बोली ज़ुबान का इस्तेमाल। जी सर। उसके बाद है कि ज़बान का जो मुअल्लिम है, हम जानते हैं ज़बान के नेचर को हमने पढ़ा है, ज़बान की साख्त को हमने पढ़ा है, मादरी ज़ुबान के बैकग्राउंड के बारे में हमने बात की है पहले सबक में। तो हम जानते हैं कि मादरी ज़ुबान का, हर ज़ुबान का कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होता है, उसकी तहज़ीब होती है, उसकी सक़ाफ़त होती है, वो किसी कौम से जुड़ी होती है, वो किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। तो ज़बान के मुअल्लिम के मक़ासिद, तदरीस के मक़ासिद में ये भी शामिल है कि वो ज़बान के ज़रिए मुल्क के तईं, कौम के तईं तलबा को हसास बनाएँ, तलबा को विरासत के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएँ। ठीक है। और आखिर में है ज़बान पर उबूर। सिर्फ ये मौल्लिम के लिए ज़रूरी नहीं है ज़बान के कि वो उर्दू का अगर मौल्लिम है तो वो उर्दू का सबक पढ़ा दे, उर्दू की नज़म पढ़ा दे और उसके सवाल जवाब लिखा दे। बच्चों को सवाल जवाब याद हो गए, बच्चे ने सवाल जवाब याद करके पेपर में लिख दी, अच्छे मार्क्स ला लिए, ये तदरीस ज़ुबान के मक़ासिद में शामिल नहीं है। ये जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किए हैं वो तदरीस ज़ुबान के मक़ासिद हैं कि बच्चा लिखना समझे, सोचना समझे, अपने इजहार राय को समझे और साथ ही साथ मुल्क व कौम के तईं हसासियत ज़बान के ज़रिए पैदा हो और आखिर में जो भी ज़बान मौल्लिम तदरीस कर रहा है उस ज़बान में तालिब इल्म को महारत हासिल हो। ये ज़बान की तदरीस के मक़ासिद हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हों। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद सबक का जो नाम है ज़बान की तदरीस और उसूल, तरीक़े और उसूल में एक अहम चीज़ इसके अंदर हमने शामिल की है जिसका नाम है ज़बान की आमोज़िश की पेडागोगी। अब ज़बान के मौल्लिम है तो ज़बान के मौल्लिम को ये पता होना चाहिए कि ज़बान जो कुछ भी आमोज़िश की जा रही है, जो कुछ लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है लैंग्वेज का, उसकी पेडागोगी के अंदर कौन कौन से नुकात शामिल हैं। ठीक है। ये हर मौल्लिम को पता होना चाहिए। आम तौर पर बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आज भी टीचर्स के दरमियान हैं जिसकी वजह से तदरीसी मक़ासिद मौल्लिम को हासिल नहीं हो पाते। सबसे पहली जो गलतफ़हमी है वो गलतियों का करना है। ठीक है। कि जब भी बच्चे गलती करते हैं तो पहले ज़माने के असातिज़ा बच्चों को सज़ा दिया करते थे और उसे गलत समझते थे, बच्चों को मायूब समझते थे, उसे कम जहन समझते थे। बल्कि अब आपको यहाँ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी और सीटेट की पेडागोगी भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो बच्चा या बच्ची गलती कर रहा है मतलब इट्स अंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो सीखने के मराहिल से गुज़र रहा है। गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं, जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक वो उठेगा नहीं। ठीक है। तो ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बच्चा बग़ैर गलती के आमोज़िश का अमल अंजाम दे। ठीक है। तो आपको एज़ ए टीचर, एज़ ए पेरेंट्स, आपको गलतियों को पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है। जो बच्चा गलतियां कर रहा है इसका मतलब उसका लर्निंग प्रोसेस चालू है। ओके। उसके बाद है बच्चों की गलतियां तदरीस को मौसर बनाने का ज़रिया है। और इसके साथ साथ जहां पर अभी हमने आपको बच्चे के ताल्लुक़ से कहा, उसी के साथ साथ ये मौल्लिम के लिए भी पॉजिटिव थिंग है। ये मौल्लिम के लिए भी ये एक मुस्बत चीज़ है। क्या मुस्बत चीज़ है कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से मौल्लिम को इस बात का पता चलता है कि उसकी तदरीस में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, वो किन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके तरीक़े तदरीस में कौन सी खामियां रह गई है, या फिर बच्चे आमोज़िश में कहाँ रुकावट महसूस कर रहे हैं। ये सब कैसे पता चलेगा? जब बच्चे गलतियां करेंगे। ये कब पता चलेगा? जब बच्चों की कमज़ोरियां आपके सामने आएंगी, बच्चे कुछ चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, तब आपको तरीक़े तदरीस चेंज करना होगा। तब आपको नए नए उसूल, नए नए तकनीकी आलात और जदीद तदरीसी वसाइल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमको देखने को मिलती है कि मिस्टेक्स और जो गलतियाँ हैं वो आमोज़िश का हिस्सा हैं और हमें उन चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है तलबा की तामीर। तलबा इल्म की तामीर करते हैं। तलबा इल्म की तामीर करते हैं। ठीक है। तलबा इल्म की तामीर करने का मतलब यही है कि बच्चे धीरे धीरे गलतियों के ज़रिए सीखते हैं और तामीरियत पसंद के ज़रिए हमने देखे हैं तलबा इल्म की तामीर करते हैं। ठीक है। उसके बाद है तलबा हम जोलियों से सीखते हैं। तलबा अगर आपस में बात भी कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को कमरे जमात में नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तलबा आपस में बात कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के ज़रिए सीखते हैं। ख़यालों का लेन देन होता है, मवाद एक दूसरे से सीखते हैं, ज़ुबान एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के ख़यालात से वाकिफ़ होते हैं
और हो सकता है कि वो जो कुछ भी मवाद पढ़ाया जा रहा हो उस मवाद पर वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है मौल्लिम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है तुलबा खेल खेल में सीखना पसंद करते हैं। ये तलबा की पेडागॉजी के अंदर शामिल हैं कि ये फितरी तौर पर बच्चे खेल खेल में सीखना पसंद करते हैं। आखिरी चीज़ है मादरी ज़ुबान दीगर ज़बान के सीखने में माउन व मददगार साबित होती है। ये चीज़ हमने पहले सबक के अंदर भी देखे हैं कि मादरी ज़ुबान न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या 1968 की पॉलिसी हो या 1986 की हो या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हो और RTE 2009, इन तमाम सरकारी जितनी भी सिफारिशात है, कमीशन है और क़ानून भी है, दस्तूर हिंद की दफ़ा के तहत भी दस्तूरी हक़ भी बच्चों को ये हासिल है कि वो मादरी ज़ुबान में अपनी तालीम को जारी रखें। इसीलिए फ़ोकस दिया गया है कि मादरी ज़ुबान दीगर उलूम का दरवाज़ा खोलती है। ठीक है, दीगर ज़ुबानों को सीखने में भी मददगार साबित होती है। कैसे होती है, इंशाअल्लाह आगे भी उस चीज़ को हमें देखना है। अब असल चीज़ पर आते हैं। इस सबक के अंदर जो चीज़ें हमको पढ़ना है वो है तदरीस ज़ुबान के उसूल और तरीक़े। नोट डाउन करते हुए चलें। ये आपने D.Ed और B.Ed में आपने पढ़ा होगा, तो इसको हम सरफ़ नज़र करते हुए फास्ट लेने की कोशिश करेंगे। उसूल किसे कहते हैं? आमतौर पर जो माहिर लिसानियात है या फिर जो माहिर तालीम है उनके ज़रिए बुनियादी उसूल एक मौल्लिम को मलूज़ रखने के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। तो ऐसे कौन से उसूल हैं आमतौर पर जो तदरीस के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपने D.Ed और B.Ed में देखी हैं? तो सबसे पहले मालूम से नामालूम की तरफ। मालूम से नामालूम की तरफ में भी हम अक्सर इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तदरीस के दौरान। मुश्किल से आसान की तरफ, इसमें भी हम तदरीस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। आसान से मुश्किल की तरफ भी होता है और मुश्किल से आसान की तरफ भी होता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चों की सतह किस तरह की है और मौल्लिम का मवाद किस तरीके से है। उसके बाद है मुकम्मल से जुज़ की तरफ, कुल से जुज़ की तरफ भी उसे कहते हैं। ख़ास से आम की तरफ, ये उसूल हैं तदरीस ज़ुबान के अंदर। मुतय्यन से गैर मुतय्यन की तरफ, और आखिरी है मक़रून से मुजर्रिद की तरफ। ठीक है, ये तदरीसी उसूल हैं जो आम तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने D.Ed और B.Ed में इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से देखे हैं। चलिए, तो मौल्लिम के लिए चाहिए कि वो ज़बान का तालिब इल्म हो, ज़बान को पसंद करता हो, मुहर्रिकात के ज़रिए तदरीस करता हो, साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का से मुराद जदीद वसाइल के ज़रिए, जदीद समाई व बसरी वसाइल का इस्तेमाल भी ज़बान के अंदर किया जा सकता है। वो ऑडियो चीज़ें बच्चों को सुना सकता है, वो वीडियोज़ बता सकता है, वो नज़में सुना सकता है। ज़बान के मौल्लिम को चाहिए कि वो ICT का इस्तेमाल भी करने वाला हो, साथ ही साथ ज़बान सीखने और कसीर लिसानियात को कबूल करने वाला हो, वो दूसरी ज़ुबानों का एहतराम करने वाला हो और साथ ही साथ ज़बान की तदरीस के तरीक़े से वो वाकिफ़ हों। ठीक है, तो यहाँ पर अहम चीज़ ज़बान के उसूल और ज़बान के मौल्लिम की ख़ुसूसियात के बाद अहम जो चीज़ हमें देखना है वो है ज़बान की तदरीस के तरीक़े। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, ज़बान की तदरीस के तरीक़े। कौन कौन से तरीक़ों से ज़ुबान की तदरीस की जा सकती है? तो सबसे पहला हमने तरतीब में रखा है फ़ितरी तरीक़ा। ठीक है, जिसे हम नेचुरल वे भी कहते हैं। ये फ़ितरी तरीक़ा ज़बान की तदरीस का ईजाद किया या जिसने इसको पेश किया उनका नाम है ट्रेसी टेरल। ठीक है, ट्रेसी टेलर ने ज़बान के सीखने का फ़ितरी तरीक़ा पेश किया जिसे आम तौर पर लर्निंग बाय डूइंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी काम करते हुए फ़ितरी तौर पर करके सीखना। और इसकी तफसीलात हम देखेंगे कि ये जो तरीक़ा है फ़ितरी तरीक़ा तालिब इल्म मरकूज़ है। इसका दायरेकार, इसका मरकज़ तालिब इल्म है। ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये तालिब इल्म मरकूज़ है। इसके अंदर भी वही चीज़ है कि बच्चे
ज़ुबान की सीखने में, ज़बान की आमोजिश में बच्चे गलतियाँ करेंगे और गलतियाँ सीखने के मराहिल हैं। अगर बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो उनकी आमोजिश का अंदाज़ा हमको नहीं हो पाएगा। इसलिए फितरी तरीक़े के अंदर भी यही कहा गया है कि बच्चे आमोजिश के दौरान गलतियाँ कर सकते हैं, जो तदरीस के लिए भी और तुलबा के लिए भी मुस्बत चीज़ें हैं। साथ ही साथ जब फितरी चीज़ की बात हो रही है, ज़बान के फितरी तरीक़े की बात हो रही है, तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल खेल में बच्चा फितरी तौर पर ज़बान सीखता है, अपने अतराफ़ से सीखता है, अपने वालिदैन से, अपने अहल व अयाल से भी ज़ुबान फितरी तौर पर सीखता है। आम तौर पर फितरी तरीक़े में मादरी ज़ुबान सीखी जाती है। ठीक है, ये शुरुआत में ही हमने इस चीज़ को देख ली है। फितरी तरीक़ा समझ में आया? आवाज़ क्लियर है सभी को? जी सर। चलिए जी सर। नेक्स्ट है ज़बान की तदरीस का तरीक़ा, उसे हम कहते हैं क़वाइद और तर्जुमे का तरीक़ा। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, हम जानते हैं कि ये तरीक़े में आपने और हमने भी आमोजिश की है, जहाँ पर हम एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान सीखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम अंग्रेज़ी सीखते हैं तो यहाँ पर हमें अंग्रेज़ी आम तौर पर उर्दू मीडियम के स्कूलों में क़वाइद तर्जुमे के तरीक़े से सिखाई जाती है। ठीक है, और हम भी क़वाइद और तर्जुमे का तरीक़ा, रिवायती तरीक़ा, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इस तरीक़े का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मौलिम का किरदार अहम होता है। ठीक है, मौलिम क्या करता है, जो कुछ भी लैंग्वेज, टारगेट जो लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज को यहाँ पर हदफ ज़ुबान कहते हैं। ठीक है, यानी जो कुछ भी ज़ुबान मौलिम को सिखाना है, तो ये जो कुछ भी टारगेट लैंग्वेज है मौलिम के सामने, मान लीजिए कि अगर अंग्रेज़ी तुलबा को सिखाना है तो मौलिम क्या करता है, उसके उसूल और क़वाइद तुलबा को याद करवाता है। उसूल और क़वाइद, क्योंकि इस तरीक़े का नाम ही क़वाइद और तर्जुमे का तरीक़ा है। ट्रांसलेशन भी इस्तेमाल करेगा मौलिम और क़वाइद भी इस्तेमाल करेगा। हम जानते हैं कि आम तौर पर हमने इंग्लिश भी सीखी है, तो इस तरह का फार्मूलेटेड क़वाइद का तरीक़ा हमने इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ये अंग्रेज़ी के अंदर ही हमने को देखने को मिला था। उर्दू सीखते वक्त हमने इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र नहीं किया था, क्योंकि हमने फितरी तौर पर सीखा था, इक्तिसाब के ज़रिए सीखा था। तो ये क़वाइद और तर्जुमे का तरीक़ा आमतौर पर एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान सीखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बाज़ दफ़ा मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर दूसरी ज़ुबान सीखने के लिए, और साथ ही साथ मौलिम की दी गई हिदायत पर तुलबा अमल करता है, मशक़ करता है, और फिर मौलिम तुलबा के ज़रिए फ़ीडबैक लेता है। जो कुछ भी मौलिम फ़ार्मूले दे रहा है, उसूल और क़वाइद सिखा रहा है, मिसालें दे रहा है, तुलबा उन क़वाइद की मिसालों को समझते हैं, उसूलों को समझते हैं और फिर मशक़ करते हैं, और मशक़ करने के बाद मौलिम उन तमाम की क़दर पैमाई करता है। ये हो गया आपका क़वाइद और तर्जुमे का तरीक़ा। ठीक है, क़वाइद और तर्जुमे के तरीक़े को आप याद रखेंगे, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान सीखना, उसूल और क़वाइद के साथ, तर्जुमे के साथ। ओके, नेक्स्ट है समाई लिसानी तरीक़ा। समाई लिसानी तरीक़ा आप इसकी हेडिंग देखकर ही समझ सकते हैं। समाई यानी सुनना। ठीक है, ज़बान को ज़्यादातर सुनना। तो जब भी हम इस तरीक़े का भी इस्तेमाल आमतौर पर प्री प्राइमरी लेवल पर किया जाता है कि बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, तुलबा की लिसनिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, तुलबा की समाअत की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए समाई लिसानी तरीक़ा आमतौर पर इब्तिदाई जमातों में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से ज़राए से किया जाता है, तो उसके अंदर मिसालें हैं, मुकालमा है, बातचीत है, बच्चों के साथ बातचीत की जाती है, बच्चों को नज़में सुनाई जाती हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, उनको किरदार दिए जाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें इसलिए दी जाती हैं कि बच्चे सुनकर ज़ुबान को सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बेहतर तरीक़ा है जिसमें बच्चे सुनकर ज़ुबान सीखते हैं। मौलिम बुलंद ख़वानी करता है, मौलिम बुलंद आवाज़ से बच्चों को सुनने के मौक़े फ़राहम करता है। जितना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ मौलिम अपनी ज़ुबान से तुलबा को सुनाएगा, उतनी अच्छी तलफ़्फ़ुज़ तुलबा के कानों में पड़ेगी और उतनी अच्छी ज़ुबान तुलबा की डेवलप होगी। इसलिए हमने मौलिम की तदरीस ज़ुबान के मौलिम के अंदर भी इन ख़ुसूसियात को देखे हैं कि मौलिम को भी बेहतर से बेहतर ज़ुबान के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इसी के अंदर समाई लिसानी तरीक़े के अंदर ज़बान की लेबॉरेटरी। ज़बान की लेबॉरेटरी से क्या मुराद है?
आजकल जिस तरह हमने साइंस की लेबॉर्ट्री देखते हैं, वर्क एजुकेशन की लेबॉर्ट्री देखते हैं, मैथमेटिक्स की लेबॉर्ट्री देखते हैं, ज़बान की लेबॉर्ट्री का भी एक तस्वुर है। ज़बान की लेबॉर्ट्री के तस्वुर में वो तमाम तर लवाज़िमात, वो तमाम जदीद तरीन वसाइल शामिल होंगे जिसमें बच्चे को समई व बसरी आलात फ़राहम किए जा सकते हैं स्कूल की जानिब से। उसमें ऑडियो चीज़ें भी रहेंगी, वीडियो चीज़ें भी रहेंगी, ठीक है, माइक रहेगा, ठीक है, और इसी के साथ साथ मवाद रहेगा सॉफ्ट कॉपी की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समाअत के मौक़े फ़राहम किए जा सकें, ठीक है। इस मेथड के अंदर समय लिसानी तरीक़े की तदरीस के दौरान सबसे ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ को हासिल है वो समाअत की अहमियत है, बच्चे की सुनने की अहमियत। जितना अच्छा बच्चा सामዕ बनेगा वो उतना अच्छा ज़बान का तालिब इल्म बनेगा, ठीक है, और जितना अच्छा वो सुनेगा उतना अच्छा बोल पाएगा, जितना अच्छा बोल पाएगा वो उतना अच्छा लिख पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समय लिसानी तरीक़े में बच्चे की चारों महारतों का फ़र्क होता है। चारों महारतों से मुराद उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग और 4 महारतें बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन चारों भी महारतों का फ़रोग़ इस मेथड के ज़रिए होता है। नेक्स्ट है गुफ्तगू का तरीक़ा। ये भी समय लिसानी तरीक़े के ज़रिए तर्ज़ पर ही एक्टिव मेथड है, जिसमें मौलिम गुफ्तगू के ज़रिए तुलबा आपस में गुफ्तगू के ज़रिए ज़बान को सीखने का अमल करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली जो है मौलिम दरसी किताब लेकर तदरीस नहीं करता, बल्कि मौलिम यहाँ पर फैसिलेटर का काम करता है, तस्हीलकार के तौर पर काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी ज़ुबान में गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है। मादरी ज़ुबान की मदद से दूसरी ज़ुबान का यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है और ज़बान अव्वल की तरह दूसरी ज़ुबान में भी गुफ्तगू की जाती है, ताकि तुलबा के अंदर डर, तुलबा के अंदर का खौफ ख़त्म हो और तलबा दूसरी ज़ुबान से फ़ैमिलियर हो सकें, हम आहंग हो सकें। इसीलिए गुफ्तगू का तरीक़ा भी तदरीसी ज़बान के तरीक़े के अंदर शामिल है, ठीक है। उसके बाद आता है साख्तियाती तरीक़ा। साख्तियाती तरीक़ा यानी ऐसा तरीक़ा जिसमें ज़ुबान की साख्त से होते हुए, ज़ुबान की स्ट्रक्चर से होते हुए ज़ुबान की तदरीस की जाती है। ज़ुबान की साख्त के अंदर हमने डिटेल में देखा है, जहाँ पर हम आज इसको रिपीट नहीं करेंगे, जिसमें सूतियाती निज़ाम है, उसके स्ट्रक्चर को बात की जाती है, स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, उसके साख्त को सिखाया जाता है, जिसमें हमने देखा था सूतियाती निज़ाम है, इल्म नहू है, फ़ोनेटिक्स है ना, वो तमाम तर चीज़ें हमने देखी हैं। फिर एक लफ्ज़ का बनना है, 2 हुरूफ का बनना है, इल्म सर्फ़ है, इल्म मानियात है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो साख्ती तरीक़े के अंदर शामिल हैं, ओके। उसूल व क़वाइद हैं। इन तमाम की वजह से क्या होता है, तुलबा की बुनियादी महारतों का फ़रोग़ बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बुनियादी चीज़ें सीख कर आया होता है। बुनियादी चीज़ों से मुराद तालिब इल्म ने इस तरीक़े के अंदर, साख्तियाती तरीक़े के अंदर हुर्फ़ तहजी सीखा, उसके फ़ोनेटिक्स सीखा, फिर एक लफ्ज़ सीखा, 2 लफ्ज़ सीखा, फिर जुमलों की तश्कील सीखा। उसके बाद आपने देखा होगा कि कौन सा था वो टेलीग्राफिक स्टेप थी उसके अंदर, जिसके अंदर बच्चा गलतियां करता है, क़वाइद के उसूलों को जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके जुमलों को दुरुस्त किया जाता है। ये तमाम तर चीज़ों से होकर गुज़रता है। इसीलिए साख्ती तरीक़े को भी ज़बान के तरीक़े तदरीस में अहमियत हासिल है, ओके। नेक्स्ट है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग से मुराद क्या होता है कि यहाँ पर मौलिम एक मुशीर की हैसियत से काम करता है, मशवरा देने की हैसियत से काम करता है, रहनुमाई करता है। यहाँ पर तुलबा आज़ाद होते हैं सीखने के लिए। तुलबा अपने पसंद से क्या सीखना है वो तय करते हैं, ठीक है। तलबा ख़ुद तय करते हैं कि उन्हें क्या सीखना है, और जो कुछ भी तुलबा को सीखना है तुलबा अपने पसंद का मवाद, अपने पसंद का टॉपिक, अपने पसंद का डोमेन मौलिम के सामने रखते हैं, ठीक है। और मौलिम उनकी जो पसंद है, उनका जो टॉपिक है, मान लीजिए कि कोई डिबेट है, कोई मज़मून है या कोई उन्वान है, उस उन्वान पर मौलिम उन्हें सेकंड लैंग्वेज में यानी दूसरी ज़ुबान में मवाद फ़राहम करता है, दूसरी ज़ुबान में उनसे गुफ्तगू करता है, जिसे हम कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है खामोश रद्द अमल। खामोश रद्द अमल में
आज हमने ऑफलाइन में भी ये चीज़ें पढ़ाए हैं। तो इस आप जानते हैं कि खामोश रद्द-ए-अमल का मतलब ये नहीं है कि बच्चे खामोश बैठ गए। ये तलबा मरकूज़ है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जहाँ पर बच्चे आपस में गुफ्तगू करते हैं, जहाँ पर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। और मौलिम का किरदार यहाँ पर सिर्फ रहनुमाई करने का है, फैसिलिटेटर का है। ठीक है। और यहाँ पर बच्चे खामोश रद्द-ए-अमल से मुराद क्या है कि बच्चे आपस में बात करेंगे। यहाँ पर मौलिम बुलंद ख़वानी नहीं करेगा, मौलिम डोमिनेंट नहीं होगा, मौलिम यहाँ पर किसी किस्म की तदरीस नहीं करेगा। यहाँ पर बच्चे ही आपस में एक दूसरे के ज़रिए सीखेंगे, आपस में दिए गए उन्वान पर बातचीत करेंगे और उसी से एनालिसिस करेंगे। और मौलिम उनकी निगरानी करेगा, मौलिम उनके सेशन की रहनुमाई करेगा और उसके बाद उनकी कदर पैमाई मुशाहिदे के ज़रिए करेगा। ये तमाम तर चीज़ें शामिल हैं खामोश रद्द-ए-अमल के तरीक़े में। उसके बाद आता है मजमूई तबई रद्द-ए-अमल। मजमूई तबई रद्द-ए-अमल, इसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल फ़िज़िकल रिस्पॉन्स मेथड। टोटल फ़िज़िकल रिस्पॉन्स मेथड इसे जेम्स एशर ने पेश किया था। मजमूई रद्द-ए-अमल से मुराद ये है कि यहाँ पर आमोजिश के लिए ज़रूरी है, हम जानते हैं कि तलबा हर तरीक़े से कमरे जमात में मौजूद रहें। हर तरीक़े से कमरे जमात में मौजूद रहने से मुराद ये है कि तलबा फ़िज़िकली मौजूद है, मेंटली कहीं और है, मेंटली यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन फ़िज़िकली वो किसी और सरगर्मी में मौजूद हो। इस तरीक़े का आमोजिश का अमल मुनासिब नहीं है और ना ही कामयाबी उस तरीक़े तदरीस में हमको मिल सकती है। तो यहाँ पर मजमूई रद्द-ए-अमल में क्या चीज़ें हैं आगे देखते हैं कि मौलिम हदफ ज़बान में समझाता है। जो भी टारगेटेड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज या दूसरी ज़ुबान, उस ज़बान में मौलिम पहले समझाता है। तलबा उस ज़ुबान को सुनते हैं, समझते हैं और तलबा की बताई हुई बातों पर अमल करते हैं। और फिर पहले गैर लफ्ज़ी यानी कि पहले हरकत व सकनात के ज़रिए, हाँ, यस, नो, अपने बॉडी पोस्चर के ज़रिए, अपने चेहरे के तासुरात के ज़रिए मौलिम को समझने की कोशिश करते हैं और अपने हरकत व सकनात के ज़रिए मौलिम के पूछे गए सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके हेडिंग से ही आप समझ सकते हैं मजमूई तबई रद्द-ए-अमल यानी कि बॉडी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना, अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के ज़रिए ज़ुबान का इस्तेमाल करना, जवाबात देना। ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें तरीक़े तदरीस में ज़बान के शामिल हैं। कौन कौन से तरीक़े तदरीस हमने देखे हैं, ज़रा कोई बता सकता है फास्ट? जी, आप लिख रहे हैं? फितरी तरीक़ा। जी, फितरी तरीक़ा, राइट। बोलना सर। जी जी बोलिए। फितरी तरीका, कवायद का तर्जुमा का तरीका, समी लिसानी तरीका, जी, गुफ्तगू का तरीका, राइट। साख्ती तरीका, कम्युनिटी लर्निंग तरीका, खामोश रद्द-ए-अमल। जी, राइट। ठीक है। खामोश रद्द-ए-अमल, उसके बाद मजमूई रद्द-ए-अमल, ये आखिरी था। और एक चीज़ है जो इस चीज़ के अंदर शायद मुझे मिस होती हुई नज़र आ रही है, और एक तरीक़ा आप लिख लीजिए जिसका नाम है रास्त तरीक़ा, डायरेक्ट मेथड उसे कहा जाता है। ठीक है। रास्त तरीक़ा डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर किसी इस तरीक़े के अंदर किसी दूसरी ज़ुबान की या मादरी ज़ुबान की मदद नहीं ली जाती। ठीक है। यहाँ पर जो भी ज़ुबान में बच्चे को टारगेट बनाया गया है या जिस ज़ुबान को टारगेट बनाया गया है, जिस ज़ुबान में बच्चे को तैयार करना है, जो ज़ुबान बच्चे को सिखाना है, उसी ज़ुबान को बग़ैर किसी ट्रांसलेशन मेथड के, बग़ैर किसी क़वायद के, बग़ैर किसी उसूल के डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आम तौर पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल में। ठीक है। इसकी मिसाल वही है कि जहाँ पर डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर कोई मदर टंग का या मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ पर बच्चों के साथ गुफ्तगू की जाती है। ठीक है। वहाँ पर बच्चों को समझने के लिए मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। बच्चों को वहाँ पर किताब दिखाई जाती है। किस तरह दिखाई जाती है? कोई भी चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाकर ज़बान सिखाने की कोशिश की जाती है। दिस इज़ एन एप्पल। ठीक है। ये एप्पल हैं। दिस इज़ एन चेयर, गो देयर, इशारों के ज़रिए। पूरा के पूरा ट्रांसलेशन मेथड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग के साथ। ठीक है। तो ये
जो चीज़ है डायरेक्ट तरीक़ा, इसके अंदर बिहेवियर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पूरा तरीक़ा है ये एसोसिएशन ऑफ बिहेवियर थ्योरी के ऊपर मबनी है। ठीक है, इसको समझना है तो मिसाल हमने आपको रास्त दे दिए हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल, तो वहाँ पर कोई ट्रांसलेशन के ज़रिए, क़वायद के ज़रिए इन चीज़ों को नहीं सिखाया जाता। सिट डाउन बोले तो बैठ जाना, इशारे के ज़रिए बता दिया जाता है, बच्चा उसको अंडरस्टूड कर लेता है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमने आज के इस पीरियड में तदरीसी ज़ुबान के उसूल देखे, तदरीसी ज़ुबान के तरीक़े देखे और मौल्लिम की क्या ज़िम्मेदारी है, किसी भी मौल्लिम की जो तदरीसी ज़ुबान का मौल्लिम बनना चाहता है। तो ये सेकंड चैप्टर था जो हमने एक पीरियड में मुकम्मल करने की कोशिश। रास्त तरीक़ा का क्या बोली सर? रास्त तरीक़े का, रास्त तरीक़े में डायरेक्ट ज़ुबान को प्रैक्टिकली समझाया जाता है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मिसाल हमने आपको दी है इंग्लिश मीडियम का स्कूल, जहाँ पर मादरी ज़ुबान का या किसी भी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बच्चे के बिहेवियर को लेकर नॉलेज कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, उनको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, करके दिखाया जाता है। उनको रन, अगर दौड़ना है तो दौड़ना को इंग्लिश में रन कहते हैं, ये इस तरह नहीं सिखाया जाता। उनको रन करके दिखाया जाता है, दौड़ कर दिखाया जाता है कि आपको रन करना है इसी तरह। तो बच्चा वहाँ पर रन करता है और उस अमल को भी सीखता है और उसके लफ्ज़ को भी सीखता है डायरेक्ट मेथड के अंदर। ठीक है, समझ में आया हाफिज़ साहब? जी सर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह CDP की भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उर्दू का भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हम सब्जेक्ट बदलते हुए आगे बढ़ेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो दूर दराज रहते हैं और वो कोचिंग नहीं लगाए हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उन्हें इन्वाइट कीजिए। और ऑफ़लाइन वाले ग्रुप में भी आप उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं, बरबनी के अंदर जो जारी है। इंशाल्लाह अगले पीरियड में मिलेंगे। किसी को कुछ डाउट हो या पूछना हो तो व्हाट्सएप पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.